हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे पहले ब्लॉग में। मेरा नाम है अमित और मैं कनाडा में पिछले 4 सालों से रह रहा हूँ। रिसेंटली अभी मैं परमानेंट रेजिडेंसी मुझे मिली है कनाडा की और मैं वैंकूवर में एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट एक कंपनी में काम करता हूँ। तो आज का ये व्लॉग एक स्पेशल टॉपिक के बारे में मैं बनाने जा रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स भी देखे इस टॉपिक के ऊपर रिसेंटली कि वाई पीपल आर लिविंग कनाडा। कनाडा में ऐसा क्या हो गया है, कनाडा रिसेशन में जा रहा है और हाउसिंग प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं। सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स थे। मैक्सिमम लोगों के व्यू पॉइंट्स मैच भी करते थे कुछ टॉपिक्स पे। मैं उन पॉइंट्स को वापस से डिस्कस नहीं करूँगा जो कि मोस्टली अराउंड थे हाउसिंग प्राइसेस के ऊपर, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को लेके, जॉब मार्केट स्लो डाउन, ये सब पॉइंट्स आई थिंक आप सभी जो भी कनाडा आने की सोच रहे होंगे उन सभी ने यूट्यूब पे देख ही लिया होगा। कुछ हद तक वो सारे पॉइंट्स सच भी हैं और मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ पे जब से मैं आया हूँ नो डाउट मुझे इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हुए नहीं। ऑलमोस्ट मैं स्मूथ ट्रांजिशन करा फ्रॉम स्टडी टू वर्क परमिट और वर्क परमिट टू पीआर। कुछ छोटे मोटे हिकअप्स थे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट कमिंग टू द पॉइंट, अब मेरी परमानेंट रेजिडेंसी हो गई है। पीआर के बाद यूजुअली लोगों का जो मेरे एज ब्रैकेट के लोग होते हैं अराउंड बिटवीन 28 टू 32 ईयर्स, उनके 2-3 चीज़ें पाइपलाइन में होती है। सो इंडियंस में यूजुअली ये होता है, आपकी फैमिली प्रेशर डालना शुरू करती है कि शादी कर लो शादी कर लो। सेकंड पॉइंट होता है कि यूजुअली पेरेंट्स उसकी तरफ देखते नहीं हैं। वो होता है वो अगर आप घर छोड़ के आए हैं और यहाँ पे आप आके सेटल हुए हैं और तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे रेंट्स काफ़ी हाई चल रहे होते हैं, तो आपका मेन मोटिव होता है कि आप एक घर ले लें अच्छा। पर अभी के जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आई थिंक आपको मोस्टली पता ही होगा कि जो हाउसिंग प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं उस करके लोगों को जितने वो स्पेंड कर रहे हैं मनी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी पसंद का घर नहीं मिल रहा। तो उसका मेजर रीज़न काफ़ी सारे हैं अलग अलग। मोस्टली ये है कि लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं बिजनेसमैन जो दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे आके घर ख़रीद लेते हैं और उससे होता क्या है, जो नॉर्मल होम बायर है उसके लिए प्राइसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो जो बाहर से आ रहे हैं काफ़ी सारा कैपिटल लेके, उनके लिए तो एक तरह से ये एक बिज़नेस है। वो एक घर खरीदेंगे, उसके बाद दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। सिमिलरली अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए 10-15 साल पहले आ गया, उसके लिए भी लॉटरी है। वो भी अब क्या सोच रहा है इस टाइम पे अपना थर्ड या फोर्थ घर खरीदने का। तो इससे हो क्या रहा है, यहीं पे ही प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज़ होने शुरू हो गए हैं और इसका इम्पैक्ट नॉट ओनली इन वैंकूवर और टोरंटो देखने को मिल रहा है। लोग अब कैलगरी जैसे जो सेकंड टायर सिटीज़ हैं वहाँ पे भी लोग वो अपना बिजनेसेस एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय आउट कर रहे हैं और जो नॉर्मल लोग हैं उनकी रीच से घर बाहर हो रहा है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, कनाडा के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बाय दैट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कनाडा को नो डाउट लेबर शॉर्टेज चल रही है काफ़ी सारी न्यूज़ में। बट सेकंड पॉइंट बेसिकली हमारा रिवॉल्व करता है अराउंड स्टूडेंट्स के ऊपर। तो कनाडा की मैंने बताया कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं है। बाय दैट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कनाडा के पास लेबर शॉर्टेज है, बट वो लेबर शॉर्टेज का उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है फुलफिल करने का। बस कनाडा क्या कर रहा है, मेजर बस जो भी वो स्टूडेंट परमिट अप्लाई करता है उसको दिख रहा है यहाँ पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, राइट अवे वो स्टडी परमिट अप्रूव कर रहा है। तो उससे हो क्या रहा है, यूजली टायर 1 सिटीज़ जो कि है वैंकूवर, टोरंटो,
यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है, और मोस्टली ये स्टूडेंट्स करके। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, स्टूडेंट्स प्रेफर करेंगे क्योंकि यही दो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ उन्हें इजीली वर्क मिलेगा, और क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ लाइक कैलगरी, न्यू ब्रुंसविक एंड विनिपेग। वहाँ पे यूजली हार्श वेदर के करके अवॉइड करते हैं लोग जाना। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, और अभी एक रीसेंट पॉलिसी पिछले साल ही आई थी, कनाडा ने क्या करा, 20 आवर्स वर्क टाइम को इंक्रीज़ करके 40 आवर्स इन अ वीक कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है, नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। मेरे को भी अभी 2-3 जो रिसेंटली माइग्रेटेड हुए हैं कनाडा में मेरे फ्रेंड्स, उन्हें भी 4-5 मंथ्स हो गए हैं, उनके रोज़ मैसेजेस आते हैं कि यहाँ पे अभी नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब लेना भी बहुत मुश्किल हुआ है। तो बट जब मैं अपना एक्सपीरियंस रिकलेक्ट करूँ, मैं यहाँ पे 2019 में आया था मैं यहाँ पे, और 2019 में विद इन फर्स्ट मंथ मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। तो वो मेरी पार्ट टाइम जॉब मिलते ही मैंने अपनी एक्सपेंसेस निकालने शुरू कर दिए थे। मैं बेयरली अपनी GIC को यूज़ करता था, और मेरी सारी की सारी GIC जितनी भी मुझे पर मंथ मिलती थी वो सारी की सारी सेविंग हो जाती थी। तो उस सेविंग से मैं अपनी ट्यूशन फ़ीस भी निकाल पाया था इजीली, आराम से। बट अब के अगर सिनेरियो को देखें, अगर जॉब मार्केट शॉर्टेज चल रही है, साथ में रिसेशन चल रहा है, तो उन दोनों को मिला के ऐसे मुश्किल ही है कि कोई बिना GIC के सर्वाइव कर पाए। तो ये एक तरह का सेकंड और थर्ड फैक्टर आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे अभी जॉब मार्केट थोड़ी ढीली होने के करके स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। मैं अभी IT फील्ड में और एवरेज कनेडियन जो इनकम स्लैब है मुझसे बेटर अर्निंग कर रहा हूँ। बट उस बेटर अर्निंग को भी आप सभी जानते हो, कनाडा में टैक्सेस इतने हाई हैं, तो मुझे उतना फ़ायदा नहीं मिलता। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर आप 100 रुपीज़ यहाँ पे अर्न कर रहे हैं या $100 अर्न कर रहे हैं, तो आपके पॉकेट में $60 जाएंगे, बाकी के $40 आपके टैक्सेस में चले जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों को देखें जो कि यूजुअल रेंट है, और साथ में अगर आप ठीक से काम करेंगे तो आपको कार नो डाउट डिपेंड करता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम है तो कार की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट कार यहाँ पे एक तरह से एक एसेंशियल कमोडिटी है। तो आपको कार आप ख़रीदेंगे या अगर आप उसको लीज़ पे लेंगे तो उसकी लीज़ या EMI पे अगर आप लें तो यूजली अराउंड $200 to $300 होती है। एंड उसके बाद इंश्योरेंस डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, बट यूजली इंश्योरेंस $150 to $200 होती है। तो आप रफली मान के चलिए $500 आपकी कार का मंथली एक्सपेंस होता है। उसमें गैस इंक्लूडेड नहीं है, डिपेंड करता है आप गैस कितनी यूज़ करते हैं। डिपेंड्स ऑन $50 to $100 मंथ। एंड ये खर्चा सिर्फ कार का है। एंड नेक्स्ट इसके बाद खर्चा जो सबसे बड़ा खर्चा मैं मानूँगा, आप रेंट पे रहेंगे। रेंट पे 1 बेडरूम पर्सनल रूम यूजली यहाँ पे $800 to $1,000 के बीच में होता है। एंड देन उसके बाद फ़ोन का बिल एवरी मंथ, एंड दैट टू डिपेंड्स। यूजली लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स स्पेशली क्या करते हैं, आते ही यहाँ पे इतने सारे, एक तो यहाँ पे फेस्टिवल्स इतने कम होते हैं, और जो फेस्टिवल्स होते हैं वो यहाँ पे इतने खर्चीले फेस्टिवल्स होते हैं। तो आई डोंट नो फेस्टिवल्स हैं क्या है, बट एक तरह से पैसे खर्चने का बहुत बड़ा साधन होते हैं। उनको उन्होंने स्पेशल नाम दिए हुए हैं, ब्लैक फ्राइडे, इलेक्ट्रॉनिक वीक्स, और सबसे बड़ा क्रिसमस। लोग खुल के शॉपिंग करते हैं, और स्पेशली ब्लैक फ्राइडे पे डिस्काउंट्स नो डाउट होते हैं, बट इतने भी डिस्काउंट्स नहीं होते कि आपको
आप बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हो, बट यूजली स्टूडेंट्स क्या करते हैं उस टाइम पे फटाफट फ़ोन्स खरीद लेते हैं, चाहे हमें रिक्वायरमेंट हो या ना हो, और फिर उसके बाद उसकी मंथली ईएमआई 2 साल तक यूजली भरते रहते हैं। तो ऐसे कर कर के ऐड ऑन खर्चे होते रहते हैं। उसके बाद अगर यूजली लोग यहाँ पे एक डिफाइंड सेट ऑफ पाथ पे चलते हैं, या तो आईफोन लेते हैं या सैमसंग लेते हैं। अगर आईफोन लोग ख़रीद लेते हैं तो उसकी स्टोरेज अलग से ख़रीदते हैं, और उसके बाद आईट्यून्स पता नहीं 10 तरह की चीज़ें निकाल लेते हैं, और लोग उसको स्टैंडर्ड समझते हैं। हाँ जी, हमने आईट्यून्स लगा लिया, हमने एप्पल स्टोरेज ख़रीद ली। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप किसी फाइनेंशियल गुरु से कंसल्ट करेंगे या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करेंगे, तो यूजली ये वाली चीज़ें खर्चे हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको अनटिल एंड अनलेस रिक्वायर्ड ना हो, तो अगर फ़ोन आपकी रिक्वायरमेंट है, फ़ोन ख़रीदिए, बट उसके बाद ये आप आईट्यून्स, स्टोरेज, एडिशनल स्टोरेज, ये सब ऐड ऑन खर्चे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ईज़िली अवॉइडेबल है अगर आप अपने फ़ोन को ठीक ढंग से मैनेज कर सकें। एंड ये आप करते भी होंगे अपने प्रीवियस फ़ोन के साथ, या अगर आप यूजली इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान, श्रीलंका, कहीं से भी आ रहे हैं। यूजली मैंने ये नोटिस करा है, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे जो आईफोन ख़रीदते हैं, उसके बाद उसकी स्टोरेज बढ़ाते रहते हैं, आईट्यून्स ख़रीदते रहते हैं, उनके ऐड ऑन खर्चे अपने साथ में कर लेते हैं मंथ टू मंथ बिल्स के साथ। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं खुद को भी ऐसे कंसिडर नहीं करता हूँ कि आई एम कम्प्लीटली हैप्पी यहाँ कनाडा में आके। नो डाउट कनाडा में मुझे जॉब अच्छी मिल गई एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई वाज डूइंग बैक इन माय होम कंट्री इंडिया, बट एक इंटरनल हैप्पीनेस की जो है कमी, वो यहाँ पे हमेशा रहती है। इंडिया में अगर आप यूजली 50 to 60,000 भी अर्न कर रहे हैं और घर पे कमा रहे हैं अपने फैमिली के साथ रह के, तो आपको उन पैसों की कमी इतनी फील नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू कनाडा आके। अगर आप यहाँ पे एवरी मंथ इंडियन करेंसी में 2 to 3 लाख या इवन 4 लाख भी कमा लें, तब भी आपको लगेगा कि ये बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे ही इतने हैं। अगर आप चेक करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी, तो आपको एक तरह से कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कनाडा में और इंडिया में कितना फ़र्क है। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी, मैंने कनाडा में आके पहली बार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू करा, और आप अपने क्रेडिट कार्ड में इतने डे टू डे खर्चे देखेंगे एक्सपेंसिव, और जब आप मंथ एंड में उन्हें चेक करोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये खर्चे मैं ईज़िली अवॉइडेबल कर सकता था। बट वो खर्चे आप इंडिया में अगर करोगे तो आपको वो खर्चे बहुत ही सस्ते पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे डेली कॉफ़ी भी पीने की सोचूं या नॉर्मल स्प्रिंग रोल मोमोज खाने की सोचूं, वो उनका नॉर्मल रेट $15 to $25 पड़ता है। और अगर आप $20 भी मान के चले तो 1 प्लेट स्प्रिंग रोल इन $20, दैट मीन्स अराउंड 600 रुपीज़। और वही स्प्रिंग रोल इंडिया में आपको ईज़िली अराउंड 20 to 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो अगर आप 50-60,000 अर्न कर रहे हैं इंडिया में, तो यूजली आपका खर्चा घर बैठे बैठे अराउंड $10 to $15,000 में कवर अप हो जाता है। बट वही चीज़ अगर आप यहाँ पे $6,000 भी अर्न कर रहे हैं, और अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, कार ली हुई है, और आप ज़्यादा खर्च भी नहीं कर रहे हैं, बट आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं जैसे आप इंडिया में करते थे, नॉर्मल बाहर खा रहे हैं, नॉर्मल घूमने जा रहे हैं, तब भी आपके अराउंड $3,000 to $3,500 आराम से खर्च हो जाएंगे। एंड आपके पास वही $3,500 या $2,000 बचेंगे। तो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि आप इतना खर्चा करके यहाँ पे आएँ, पहले पढ़ाई करें और उसके बाद आप अपनी स्टार्ट से अपना वर्क एक्सपीरियंस शुरू करें। क्योंकि एक सेकंड दिक्कत यहाँ पे कई लोगों को ये भी आती है, उनके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता है फर्स्ट जॉब लेने में।
एंड वो अपना स्टार्ट स्क्रैच से करते हैं। तो ये एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। आप इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट या टेक लीड की पोस्ट पे हैं और दोबारा से आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करें यहाँ पे आके, दोबारा से स्टेप 1 से शुरू करें, तो आई डोंट थिंक उसका कोई फ़ायदा है। तो ये मैं जस्ट आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं कनाडा आने का, तो एक तरह से एक बार आप सोच के लीजिए, क्योंकि इवन टू दिस पॉइंट अराउंड 5 इयर्स मुझे अब इस टाइम पे नो डाउट अभी मेरे पास सारा कुछ है इन टर्म्स ऑफ द लाइफ स्टाइल दैट आई वॉन्ट, अपार्ट फ्रॉम खुद का घर होने, अपार्ट फ्रॉम मेरे खुद का घर के अलावा। बट अभी इस स्टेज पे मुझे ऐसे लगता है कि जो मैंने इंडिया में अचीव करा था, मैं उसी स्टेज पे अब आया हूँ। तो वो स्टेज को अचीव करते करते मुझे 5 साल लग गए। और इफ़ आई रिफ्लेक्ट बैक, अगर मैं अभी इंडिया में होता तो अराउंड मैं विद इन 5 इयर्स मैंने एटलीस्ट 2 to 3 पोजीशन जंप कर ली होती और मैं एक बड़ी पोजीशन पे होता, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ स्टार्टिंग से अपनी फिर से अपनी जर्नी शुरू करूँ अपने एक्सपीरियंस पे। अब कई लोग इसको समझ लेते हैं कि वो कनाडा आ रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी सारा अपना कंफर्ट जोन लीव करा, उन्होंने काफ़ी बड़ा लीप ले लिया और लोगों से हट के वो बाहर आ गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने काम कर दिया। बट आई डोंट थिंक दे डू रियलाइज़ कि एट व्हाट पॉइंट और किस लिए दिखाना चाह रहे हैं, वो किसको दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये सब करा है। आई मीन अगर आप अपने फैमिली के साथ अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हो तो कंफर्ट जोन आप इंडिया से भी बाहर इंडिया के अंदर रहते हुए अपने कंफर्ट जोन को हटा सकते हो। आई मीन यू कैन ट्राई इन डिफरेंट कंपनीज, और अभी इंडिया में पैकेजेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सिर्फ कनाडा आके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डज नॉट जस्टिफाई एट ऑल। तो इंडिया में काफ़ी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड कनाडा इज़ स्टिल ग्रोइंग। कनाडा की पॉपुलेशन एंड इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंड इंडिया एंड ऑल्सो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अराउंड 8 to 9% है, और वहीं कनाडा की जीडीपी ग्रोथ समवेयर अराउंड 4% या 3% ही है। एंड India is on the track of becoming a superpower. So in the end मैं यही कहूँगा, कनाडा is a good country। अगर आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा इंडिया में, आई मीन अगर आप compete बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे तो आप कनाडा आइए। बट अगर आप ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन से बेटर है और आपको पता है आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली आईटी फील्ड में, तो इंडिया में देयर इज़ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू कनाडा। नो डाउट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इंडिया में compete करना, बट स्टिल इट इज़ अचीवेबल। एंड once you are at a good spot in India, you can easily have a really good lifestyle। तो मेरे को ज़रूर बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में टाइप कीजिए, एंड डू शेयर दिस वीडियो with your friends and whoever is planning to come to Canada। Thank you।